नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। और मैं आज फिर लेकर के आया हूं यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर जो है रसायन विज्ञान कक्षा 12 का। ध्यान में रखिएगा, कक्षा 12 रसायन विज्ञान बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर के मैंने कम से कम जो है प्रिय विद्यार्थियों आपको पता भी होगा, मैंने 2 पार्ट बनाकर डाल दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरा पार्ट। ठीक है, तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। जब तक ये पूरा पूरा मॉडल पेपर समाप्त नहीं हो जाएगा हम इसे बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर इतना ज़्यादा कठिन है कि आपको भी दिक्कतें महसूस होती होंगी इस मॉडल पेपर को हल करने में, क्योंकि यूट्यूब में भी किसी भी टीचर ने इस मॉडल पेपर को हल नहीं कराया है, क्योंकि ये मॉडल पेपर बहुत ही कठिन है। आप देख भी सकते हैं कि यूट्यूब में किसी ने हल कराया हो पूरा मॉडल पेपर, किसी ने नहीं हल कराया है। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम जो है इस मॉडल पेपर को पूरा मॉडल पेपर धड़े से उड़ा देंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पुरान हैं यानी अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर हमारा पहला जो एक क्वेश्चन दिया है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 5 का खा का पहला। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन हमने करा दिया है। तो देखिए यहाँ पर 5 का खा का पहला क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। क्या कह रहा है कि जो हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उस अभिक्रिया के लिए जो हमारे पास वेग स्थिरांक दिया है, वेग स्थिरांक का मान कितना है, 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। जहां पर रह जाने की बात करें वहां पर a-x होता है। अगर कह दे पूर्ण हो गई है वहां पर x का मान होता है। देखिए मैं आपको कैसे बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हल डालेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया क्या है, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक यानी कि मतलब k का मान हमारे पास दिया कितना है, 60 सेकेंड इनवर्स। वो कह रहा है रह जाने में कितना समय लगेगा। वो तो हमसे टाइम तो पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, रह जाने में कितना समय लगेगा। लेकिन ये हमारे पास क्या है, वो कह अपनी प्रारंभिक सांद्रता का, जो हमारी प्रारंभिक सांद्रता होती है वो ए होती है। कितनी होती है, ए होती है। प्रारंभिक सांद्रता कैसा कह रहा है, प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाता है। तो जहां पर रह जाने की बात करें वहां पर हमारे पास a-x का मान कितना होता है, a/16। क्या होता है, a/16। क्यों, वहां पर कहा गया है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता हमारी क्या होती है, ए होती है। इस ए का 1/16 भाग, वो कह रहा ना अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16। तो इसकी प्रारंभिक जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है, ए। तो ए का आप 1/16 करेंगे तो आपका आएगा कितना, यही तो आएगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं। रह जाता है तो हमारा क्या होता है, a-x। जहां कह दे अभिक्रिया पूर्ण हो गई है, तो अगर कह दे अभिक्रिया पूर्ण हो गई, वो होता है किसका मान, वो होता है x का मान। जहां अगर कह दे प्रारंभिक तो वो होता है a का मान। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सवाल में क्या है कहीं कहीं घुमाकर दे देता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, a-x का मान होगा a/16। तो बस यहाँ पर हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सूत्र लगाना है। सूत्र क्या है, आपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक पढ़ा होगा। क्या होता है सूत्र, k बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग a/a-x। ये होता है सूत्र। क्या होता है, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग a/a-x है। आप यहाँ पर log 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर k का मान तो हमारे पास दिया है, तो आप k का मान रख देंगे। और यहाँ पर 2.303 और यहाँ पर t का मान हमसे पूछा है log a का मान तो हमारे पास है ही नहीं, तो a आप उसी प्रकार रख देंगे। a-x का मान कितना है, a/16 है। आप यहाँ पर a/16 रख देंगे। तो यहाँ पर 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, क्योंकि a से हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a से a कैंसिल हो, 16 हमारा ऊपर जाएगा तो 16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 60
2.303 डिवाइडेड बाई टी। क्या हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, आपको पता भी होगा, क्या हम इसे 2 के पावर 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 के पावर 4 हमें 16 को हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको आपको पता भी होगा, ऐसे करके हमारा हो जाएगा 2.303 बट्टे टी। ये हमारा 4 कहाँ आ जाता है? आगे आ जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग 2, ठीक है ना। ये हमारा पावर कहाँ आ जाता है? आगे आ जाता है। आपने सूत्र भी पढ़ा होगा मैथ के, अगर स्टूडेंट है। अगर मैथ के स्टूडेंट नहीं है तो बायो के हैं तो आप रट भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 4 आगे आ जाएगा। तो आपने मान किसका पढ़ा? log 2 का मान आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 60 और 2.303 बट्टे हमारे पास क्या है? टी है। और लॉग, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, गुणे कितना था? 4 था ना। और लॉग 2 का मान कितना होता है? आपने पढ़ा होगा 0.3010। कितना होता है प्रिय विद्यार्थियों? 0.3010 होता है। आप ध्यान में रखिए कितने का मान? log 2 का मान आपको याद करके जाना पड़ेगा। कभी कभी क्या है कि प्रश्न में नहीं देता है, ठीक है ना, कभी कभी दे भी देता है। तो log 2 का मान कितना होता है? 0.3010 होता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 60। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपने पढ़ा भी होगा, जब आपने प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक आपने सिद्ध किया होगा, तो 2.303 का गुणा जब हम इससे करते हैं 0.3010 से, तो हमारे कितना आया करता है? लगभग में आया करता है 0.693। कितना आया करता है? 0.693 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है? टी है। और गुणे में हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 उसी प्रकार रहेगा। जब इसका गुणा इसके साथ कराएंगे लगभग में इतना आएगा, आप करा भी सकते हैं गुणा, ठीक है, क्योंकि हमने सिद्ध किया है। तो देखिए इस 4 से जो है इस 15 को काटेंगे तो यहाँ यानी 60 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले 60 को काटेंगे तो 15 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब देखिए यहाँ पर टी का मान हमें निकालना था, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 और डिवाइडेड बाई कितना? 15 हमारा भट्टे में आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया है। अब देखिए इसका आप भाग लगाएंगे। जब इसका भाग लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा, देखिए भाग लगाएंगे तो 0. लगभग में आपका आ जाएगा 0.462, इतना ही तो आएगा। 15 चौको 60 और 9 बचेगा, 15 छक्का 90 और 15 दूनी 30। हाँ, इतना ही आएगा। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दशमलव जब आए तो यहाँ करेंगे तो 4.62 गुणे 10⁻⁻2 इतना आ जाएगा। यहाँ पर जब दशमलव को आगे तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर यानी कि मतलब एक अंक बाद, तो इतना आएगा कि नहीं आएगा? देख सकते हैं आप। तो आप इसका मात्रक भी लिख देना, मिनट लिख सकते हो या सेकंड लिख सकते हो। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। इसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से करिएगा। आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर जो मान दिया था आपको ऐसे ही रख लेना है। इसके बाद आपको सूत्र पता होगा। यहाँ पर जब आप सूत्र में पुट करेंगे तो आपको कहाँ, यहाँ तक तो आप साधारण से आ जाएंगे, लेकिन इसे आप बना भी तो सकते हैं। 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। 4 हमारा आगे आएगा और हमारा क्या बचेगा? log 2 बचेगा। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010 होती है। आपने पढ़ा भी होगा 2.303 का जब गुणा इसके साथ कराया जाता है, व्यंजक सिद्ध किया जाता है जब, तो 0.693 लगभग में आता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 0.693 आएगा। जब 4 से हम इसे काटेंगे तो 15 बचेगा, ठीक है ना। अब 15 को हम बटे में लाएंगे, क्योंकि टी का मान निकालना, तो 15 का भाग जब इसमें लगाएंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 का खाका दूसरा कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, ठीक है। कह रहा है T1/2 की गणना कीजिए, यानी कि मतलब अर्ध आयु काल की हमें गणना करना, यही कह रहा है ना। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें दिया क्या, इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है कि 40 मिनट में इतनी मतलब प्रतिशत वियोजित हो जाती है। तो टाइम हमारे पास कितना है? 40 मिनट। तो टी का मान है 40 मिनट। इसके बाद कितना वियोजित हो रहा है? 30% वियोजित हो रहा है ना। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एक्स का मान 30 हमारा यहाँ पर
हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 30% अगर वियोजित हो गया है तो कितना रहा होगा पूरा का पूरा हमारे पास अभिकारक, वो रहा होगा 100। कितना रहा होगा, ए का मान हमारे पास 100 रहा होगा, ठीक है ना, आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद हमें T1/2 की गणना करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपको पता भी होगा T1/2 बराबर होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के होता है। आपने व्यंजक सिद्ध भी किया होगा, ठीक है ना। तो हमें के की जरूरत पड़ेगी इसे निकालने के लिए। के क्या है, वेग स्थिरांक है। तो हमें सूत्र पता है, के बराबर होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग A/A-x। आपने सूत्र पढ़ा भी होगा, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर के बराबर 2.303, उसी प्रकार टी का मान हमारे पास 40 है, 40 रख देंगे लॉग, और ए का मान हमारे पास कितना है, 100 है, और 30% वियोजित हो गई है तो एक्स का मान हमारे पास कितना है, 30 है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर मान रख दिया है। इसके बाद क्या होगा, के बराबर 2.303 और बटे 40 रहेगा लॉग, यहाँ पर 100, यहाँ कितना आ जाएगा, 70 आ जाए। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, a-x का मान 70। कैसे कि अगर 30% अभिक्रिया वियोजित हो गई है तो कितना बचा होगा, 70 ही तो बचा होगा। तो a-x का मान डायरेक्ट आप 70 रख भी सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप x का मान 30 रखिएगा, क्योंकि 30% वियोजित हो गई है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। या अगर 30% वियोजित हो गई है तो 70 बचा होगा शेष, तो a-x डायरेक्ट आप रख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10/7 आ जाएगी, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। इसके बाद क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आएगा, के बराबर 2.303 बटे में उतना ही रहेगा 40 है। यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है लॉग m/n का सूत्र क्या होता है, लॉग m/n का सूत्र होता है लॉग m-n होता है कि नहीं, होता है लॉग m-n होता है। तो यही हमें फॉर्मूला यहाँ पर लगाया गया है। तो कितना हो जाएगा, log 10 माइनस log 7 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता भी होगा, अगर आप मैथ के स्टूडेंट है तो आपको पता होगी कि log m/n का फॉर्मूला ही है, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, के बराबर 2.303 बटे में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, आपको पता भी होगा। log 7 का मान शायद आपको नहीं पता होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर log 7 का मान कितना होता है, 0.845 होता है। वहाँ पर जो है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ पर लिखा है, आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया, इसीलिए इसमें नहीं लिखा है, लेकिन आपको मिलेगा, क्योंकि इतने log के मान किसी को भी नहीं याद होता है। अगर आपको याद है तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से आप देखिए, ये हमारे पास इतना आ जाएगा, इसे आप हल करिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.155 हमारे पास आ जाएगा, ये उसी प्रकार रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर के बराबर हमारे पास वो तो कितना है, 2.303 बटे में कितना है, 40 है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 0.16, आप क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 5 2 बार है, हम इसे सवाल को बनाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर जब आप सवाल को बनाए, नहीं तो आप डायरेक्ट अगर आप हल कर सकते हैं, जगह अगर आपको कैलकुलेशन ही करना है तो आप कर भी सकते हैं, नहीं तो आप इसे मान सकते हैं लगभग में अप्रॉक्स। तो क्या मान सकते हैं, 1 है, 5 5 है 2 बार, तो यहाँ 5 5 यानी 6 आप लिख सकते हैं, एक बढ़ा करके आप एक बढ़ा करके इसे लिख सकते हैं। तो 0.16 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ पर जब आप इसे हल करेंगे, 4 से जब इसे काटेंगे, 4 चौक 16 हो गया, 4 दाम 40, 10 बचेगा नीचे। जब आप गुणा कराएंगे तो इतना हमारा सबसे आगे वाली संख्या इतनी आ जाएगी। आपको पूरी संख्या नहीं रखना, सिर्फ आगे वाली संख्या ही आपको रखना है। आप गुणा करा करके आप इतना निकाल सकते हैं, आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पर निकाल दिया। इसके बाद तो आपको क्या करना है कि जब हमारे पास वेग स्थिरांक अगर हमें प्राप्त हो चुका है, तब हम क्या करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे T1/2 बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई के। क्योंकि ये क्या है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का व्यंजक है, ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछ भी सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, ये हमारे पास के का मान आ चुका है, तो आप यहाँ रख देंगे के का मान। फिर यहाँ से क्या होगा, ये 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ भी 3 अंक बाद दशमलव, ये हट जाएगा दशमलव, तो कितना 693 बचेगा, बट्टे में क्या बचेगा
जाएगा 9, 9 से आप इसे काटेंगे 9×7=63, फिर 9×7=63, तो कितना आ जाएगा 77 मिनट आ जाएगा। ध्यान में रखिए कि यही आपका क्या है अर्ध आयुकाल का व्यंजक है, यानी T1/2 का जो व्यंजक का क्या है ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, तो T1/2 बराबर 77 मिनट हमारा आंसर आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, बस आपको यही ध्यान से समझना है कि अगर आप पूरी वैल्यू लेकर चलेंगे तो 77 दशमलव के आसपास कुछ आंसर आएगा, 77 दशमलव के आसपास। ठीक है ना, अगर आप पूरी वैल्यू लेकर नहीं चलते हैं, अगर अप्रोक्स आप 16 मान के चलते हैं, तब भी आपका आंसर 77 ही आएगा, ये 77 के आसपास कुछ आएगा ही आएगा। ठीक है ना, ये आपका एग्जैक्ट आंसर कितना 77, तो आप निकाल भी सकते हैं क्या करके 77 दशमलव कुछ आसपास आ जाएगा। अगर आपको प्रयास ही करना है तो आप कर भी सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, आपको ऐसे बना लेना है ताकि आप कैलकुलेशन में ना फंसे, आसानी से आप सवाल को हल कर सके, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। आप बनाना सीखिए, कैलकुलेशन से हटना सीखिए कि कैलकुलेशन से हमें कैसे बचना है। अगर आप कैलकुलेशन से नहीं बच सकते तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कैलकुलेशन ही करना है तो आपके सवाल जो है ना टफ तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन और आगे वाले छूट जाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, साधारण से आराम से करना है, बिल्कुल सोच समझ के। ठीक है ना, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का ग का पहला क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के दो समान रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिए। केवल रासायनिक समीकरण ही लिखना है हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। ठीक है ना, हमें सबसे पहले क्या करना है, एक तरफ ग्लूकोज के रासायनिक समीकरण यानी गुण जानेंगे और दूसरी तरफ हम फ्रक्टोज के जानेंगे। कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए, पता चले कि आप यानी कि मतलब असमान रासायनिक गुण कर दें, यानी अलग अलग वाले रासायनिक गुण बिल्कुल ही नहीं करना है, हमें समान रासायनिक गुण करना है जिसमें समान प्रोडक्ट हमें मिलता हो। यही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर घुमा दिया गया है। वो ये नहीं कहा है कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के रासायनिक गुण लिखिए, वो कहा है, उसने कहा है कि दो समान रासायनिक गुण लिखिए, इतना घुमा दिया गया है यहाँ पर। तो पहला हमारे पास है, ये क्या है, ग्लूकोज का सूत्र है। ये क्या है, ग्लूकोज के, क्योंकि ग्लूकोज के रासायनिक गुण जानेंगे। ये ग्लूकोज का जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे, जब हम अपचयन कराएंगे ग्लूकोज का H2/Na की उपस्थिति में, तो ध्यान रखना जब ग्लूकोज जो है H2/Na की उपस्थिति में ये इसका अपचयन कराएंगे तो क्या बनता है, सारबिटाल बनता है। क्या बनता है, सारबिटाल बनता है। ये हमारे पास एल्डिहाइड है, जब इसका अपचयन होगा तो ये किस में बदलेगा, एल्कोहल में ही तो बदलेगा, क्योंकि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के पीछे एल्कोहल होते हैं। और अगर इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो COOH में बदल जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अपचयन कराया गया है तो ये किस में बदल गया, एल्कोहल में बदलेगा, बाकी सेम रहेगा। इसका नाम क्या है, सारबिटाल। ये पहला हमारा रासायनिक गुण है। और दूसरा रासायनिक गुण हम जानेंगे, ये हमारे पास ग्लूकोज है और Hi+ रेड फास्फोरस लेना है हमें। तो इसमें भी हम जब इसका अपचयन कराएंगे, अपचयन कराते तो किसकी उपस्थिति में कराते हैं, यह भी ध्यान में रखना है। Hi+ हमारे पास क्या है, रेड फास्फोरस है। जब हम इसकी उपस्थिति में अपचयन कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, N-हेक्सेन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, N-हेक्सेन प्राप्त होगा। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर सभी का अपचयन होता है, CHO, OH, इन सभी का अपचयन होगा। तो हमारे पास क्या बदलेगा, किस में बदल जाएगा, CH3CH2 और CH3, जिसका नाम क्या, N-हेक्सेन। इसी प्रकार हम जानेंगे फ्रक्टोज के रासायनिक गुण। तो देखिए फ्रक्टोज में हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, कैसा होता है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O और CHOH का होल थ्राइज और CH2OH। जब इसका भी सेम इसी प्रकार करना जैसे यहाँ पर किया गया, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, H2/Na, जैसे इसका हम अपचयन कराएंगे, इसमें भी जैसे सारबिटाल बना था, इसमें भी क्या बनेगा, सारबिटाल ही बनेगा। सेम रासायनिक गुण आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर सारबिटाल बना तो यहाँ भी सारबिटाल हमारा बना है। यही अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें सेम प्रोडक्ट बनते हैं समान, ठीक है ना। ये हमारा क्या बनेगा, सारबिटाल। दूसरा हमारे पास रासायनिक गुण है कि ये हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज है। ये देखिए फ्रक्टोज का ये स्ट्रक्चर है। जैसे हमने इसमें किया था, अपचयन किया था, वैसे इसमें भी हमें करना है। तो इसका भी अपचयन होगा तो सभी जो हमारे पास अल्कोहल है, ये कीटोन क्रियात्मक समूह है, ये सभी किस में बदल जाएंगे, ये CH3 CH2 का होल 4 और CH3 में बदल जाएगा। ये पूरा का पूरा कंपाउंड, ये आप ध्यान में रखिएगा, सेम रासायनिक गुण है। बस आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरह से एक को याद कर लेना है तो दूसरा जरूर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसका आप बहुत ही अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का गा का हमारा दूसरा कह रहा है कि विटामिन ए व सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। क्या कह रहा था कि जो हमारा 5 का गा का दूसरा वो कह रहा है कि विटामिन ए व सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, यही कह रहा है ना, और उनके महत्वपूर्ण स्रोत को बताइए कि कौन कौन स्रोत हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर, हमारे लिए विटामिन ए क्यों आवश्यक है। अगर हम विटामिन ए का सेवन नहीं करेंगे तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, हमें रतौंधी हो जाएगा। ठीक है ना, ये रतौंधी क्या है, आंखों का एक क्या है, बीमारी है आंखों की। ठीक है ना, और एक जीरोप्थैल्मिया भी होता है, लेकिन हमने यहाँ पर एक ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जीरोप्थैल्मिया भी याद में रख सकते हैं, लेकिन फेमस जो ज़्यादा है रतौंधी है। ठीक है ना, तो हमें क्यों आवश्यक है विटामिन ए, अगर हम विटामिन ए नहीं लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या है, विटामिन ए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। इसके स्रोत क्या हैं, इसके जो स्रोत हैं वो है गाजर, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि गाजर में सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो आप बताइएगा विटामिन ए पाई जाती है। और गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो विटामिन ए ही पाई जाती है। ये मैं जो है बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर के आया हूँ। और आपसे पूछा जाता है हरी मिर्च में कौन सी पाई जाती है, तो हरी मिर्च में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाई जाती है। और भी होते हैं, जैसे हमारे पास मछली का जिगर हो गया, और क्या है, पनीर है। ठीक है ना, बहुत सारे हरी सब्जियां हैं, लेकिन मैं फेमस एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ जो ज़्यादा बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से विटामिन सी, ये क्यों हमारे लिए आवश्यक है। अगर विटामिन सी की कमी अगर हो गई ना तो क्या हो जाएगा, स्कर्वी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, स्कर्वी रोग हो जाएगा, हमारे मसूड़ों से खून बहने लगेगा। ठीक है ना, तो तमाम प्रकार की इससे कमी देखने को मिलती हैं। इसीलिए हमारे लिए विटामिन सी आवश्यक है, ताकि हमारे जो मुस्कुर हैं होते हैं ना, वहाँ से ब्लड ना निकले। ठीक है, तो इसके स्रोत क्या है, जैसे नींबू है, आंवला है, हरी मिर्च है, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल हैं। जैसे आप और भी खट्टे पदार्थ, जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आप खट्टे फल कोई भी हों। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 5 का घा का पहला क्या कह रहा है, 5 का घा का पहला कह रहा है द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है। यही कह रहा है ना, आपने पढ़ लिया भी होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपका यहाँ पर रिवीजन है करवा रहा हूँ। ठीक है ना, आपने ये सब पढ़ लिया होगा, जितने भी विटामिन है, द्विदंतुर लिगेंड, उभय दंतुर लिगेंड, और भी ढेर सारी रासायनिक अभिक्रिया हैं, आपने पढ़ा है, लेकिन आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए द्विदंतुर लिगेंड हमारे क्या होते हैं, नाम ही क्या है, द्विदंतुर। तो देखिए द्विदंतुर लिगेंड हमारे वैसे लिगेंड होते हैं जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं। कितने दाता परमाणु, ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं उन्हें हम उभय दंतु लिगेंड, उन्हें हम द्विदंतु लिगेंड कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया वैसे ही कि ऐसा लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं या 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्विदंतु लिगेंड कहते हैं। जैसे हमारे पास है ये CH2 और NH2 CH2 NH2। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर है और इसके पास भी लॉन पेयर है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि मतलब है यहाँ पर दाता परमाणु कितने हैं, 2 दाता परमाणु, एक नाइट्रोजन यह है, एक नाइट्रोजन यह है। इसीलिए क्या है, उभय यानी द्विदंतु लिगैंड है। ठीक है ना, और कार्बोनेट 2- यह भी हमारे पास क्या होता है, उभय यानी द्विदंतु लिगैंड होता है। ठीक है ना, आप ध्यान में रखिएगा, ये दोनों ही हमारे किसके एग्जाम्पल है, दोनों ही द्विदंतु लिगैंड के एग्जाम्पल है। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, एथेन 1,2 डाईएमीन, इसका नाम आप लिख भी सकते हैं, एथेन है ये, क्या एथेन और 1,2 डाईएमीन, इसका आपने नाम पढ़ा भी होगा, इथिलीन डाईएमीन भी आप कहते हैं शॉर्टकट में। यहाँ पर इसके बाद हम जानेंगे उभय दंतुर लिगैंड। उभय दंतुर लिगैंड क्या होते हैं, इसमें दाता परमाणु जैसे इसमें 2 होते हैं ना, इसमें भी दाता परमाणु 2 होते हैं, लेकिन 2 इसमें लिखा भी क्या गया है, जैसे इसमें 2 दाता परमाणु, इसमें भी 2 दाता परमाणु होते हैं, लेकिन परिभाषा दोनों की हल्का अलग होती है। जैसे जो स्वयं में उपस्थित 2 विभिन्न, जो ऐसे लिगैंड जो स्वयं में यानी खुद में उपस्थित 2 विभिन्न का मतलब अलग अलग परमाणुओं द्वारा धातु से जुड़ सकते हैं। क्या लिखा गया है,
कि ऐसा लिगेंड जिसमें उपस्थित दो अलग अलग परमाणु, ऐसा लिगेंड जिसमें उपस्थित दो अलग अलग परमाणु धातु आयन से क्या हो सकते हैं, धातु आयन से जुड़ सकते हैं, ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं, उभय दंतुर लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, उभय दंतुर लिगेंड कहते हैं। ठीक है ना, दो अलग अलग की बात हुई है। जैसे हमारे पास उदाहरण में बताया गया है CN- और NC-। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो के दो है ना, एक यह है परमाणु, एक यह है परमाणु। ठीक है ना, ये हमारे पास दो अलग अलग है कि नहीं है ना। यहाँ पर इसके पास माइनस चार्ज है, यहाँ पर इसके पास माइनस चार्ज है। ये हमारे पास जुड़ सकता है और ये भी हमारा जुड़ सकता है, कार्बन भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यही हमारी क्या है, परिभाषा है कि ऐसा लिगेंड जो स्वयं में यानी खुद में उपस्थित दो विभिन्न परमाणु, ये हमारे क्या होते हैं, लिगेंड ही तो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को यानी इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं इलेक्ट्रॉन, वही हमारे क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं केंद्रीय धातु परमाणु को। ठीक है ना, देते हैं। अब इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग हैं। ये क्या कह रहा है कि ऐसा लिगेंड जिसमें स्वयं में उपस्थित दो विभिन्न परमाणुओं द्वारा धातु आयन से जुड़ सकते हैं। ये हमारे पास लिगेंड है सब के सब, लेकिन ये अलग अलग परमाणु हैं, दोनों अलग अलग परमाणु अलग अलग विभिन्न परमाणु द्वारा धातु आयन से जुड़ सकते हैं। यह भी जुड़ सकता है और यह भी जुड़ सकता है। देखिए आप यहाँ पर CN- और NC-, जस्ट इसका उल्टा ही तो है, तो यह भी जुड़ सकता है और यह भी हमारा जुड़ सकता है। इसी प्रकार यह SCN- और यहाँ पर जब उल्टा कर देंगे तो CNS-। ठीक है ना, आदि और भी हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का घ का दूसरा कह रहा है कीलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है, कीलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है, यह क्वेश्चन हमारे पास है। आपको उत्तर डाल करके लिखना है कि जब कोई बहुदंतुर लिगेंड, जब कोई द्विदंतुर बहुदंतुर भी हो सकता है। ठीक है ना, आप कोई से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक दंतुर आप नहीं लिखेंगे। एक दंतुर अगर आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अगर मैं आपको कहूँ तो बहुदंतुर या द्विदंतुर ही लिखिएगा। ठीक है ना, जब कोई बहुदंतुर लिगेंड दो या अधिक दाता परमाणुओं के द्वारा, जब कोई बहुदंतुर लिगेंड दो या अधिक वर्ड ऐसे ही आपको पकड़ना है, दो या अधिक दाता परमाणुओं के द्वारा धातु आयन से अपने आप को इस प्रकार जोड़ता है कि केंद्रीय आयन के साथ 5 या 6 सदस्यीय चक्र बनता है। तो यह प्रभाव क्या कहलाता है, कीलेट प्रभाव कहलाता है। यानी कि मतलब जो हमारे बहुदंतुर लिगेंड होते हैं ना, तो उनमें उपस्थित जो भी दाता परमाणु होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन जब दान किया जाता है तो अपने आप में क्या होता है, वो अपने आप में जोड़ने की क्षमता रखते हैं। किससे, केंद्रीय धातु से। क्यों रखते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, वो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ जाएंगे। और जब सभी जुड़ जाएंगे तो कैसी संरचना बनेगी, एक चक्रीय संरचना बनी। कैसी बनेगी, एक चक्रीय संरचना बनेगी, 5 या 6 सदस्यीय चक्र बनता है। यही चक्री क्या कहलाता है, यही घटना कहते हैं कीलेट प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बनाया गया है, ये क्या है, CH2NH2 है। ये क्या है, CH2 और NH2 है। ये CH2 और NH2 अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा है CH2NH2 का। ये किसके साथ जुड़े हैं, कापर के साथ जुड़े। यह भी इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, यह भी इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। इसी प्रकार जस्ट यही है, पूरा पूरा उतरा है यहाँ पर NH2 CH2 और CH2 और NH2। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, यह भी इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। ये आपस में जुड़ करके सभी इलेक्ट्रॉन, ये 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु हैं कि नहीं है। यहाँ पर लिखा गया जब कोई बहुदंतुर लिगेंड दो या अधिक दाता परमाणुओं के द्वारा, दो या अधिक, दो भी हो सकते हैं अधिक भी हो सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 दाता परमाणु हैं, तो 2 या अधिक दाता परमाणुओं के द्वारा केंद्रीय धातु आयन से अपने आप को, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, यही तो है, ये केंद्रीय धातु परमाणु से अपने आप को इस प्रकार जोड़ता है। कौन, ये अपने आप को इस प्रकार जोड़ता है कि क्या होता है, जोड़ता है कि केंद्रीय आयन के साथ, ये केंद्रीय आयन जो है ना, इस केंद्रीय आयन के साथ 5 या 6 सदस्यीय चक्र बनता है। ये देखिए यहाँ पर चक्री तो बना है पूरा। ठीक है ना, इसी घटना को क्या कहते हैं, कीलेट प्रभाव कहते हैं। तो आई होप प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये पूरा का पूरा वीडियो अगर समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।